वीडियो देखने के बाद अब है हिम्मत किसी में कि मुसलमानों का इस हदीस को लेके मजाक बनाए? अब हिम्मत बचेगी भी कैसे, क्योंकि अब अगर इस हदीस का मजाक बनाया तो उन सभी साइंटिस्ट का भी मजाक बनाना पड़ेगा जिन्होंने इनडायरेक्टली वही बोला है जो रसूलुल्लाह ने बोला था 1400 साल पहले। अब मजाक कैसे उड़ाओगे जब इतने पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स मैंने इस हदीस के सपोर्ट में दिखा दिए? अब मजाक कैसे बनाओगे जब साइंटिस्ट खुद वही बोल रहे हैं जिसका कभी तुम्हारी अकल मजाक उड़ाती थी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया है कि अगर तुम में से किसी की ड्रिंक में मक्खी गिर जाए तो उसको पूरा डुबाकर निकाल कर फेंकना, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी है तो दूसरे में उसका क्योर है, शिफा है। इस हदीस को अक्सर इस्लामोफोब्स लेके आते हैं और इस हदीस के बेस पर इस्लाम को फॉल्स कहते हैं, हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं होता कि ये हदीस फॉल्स क्यों है। वो बस कहते हैं कि मक्खियां तो बीमारियां फैलाती हैं। अरे हाँ, तो ये बात तो इस हदीस में भी लिखी है, इसमें नया क्या है? तो आज हम इस हदीस को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अब हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्चेस मौजूद हैं जो इस हदीस को सपोर्ट करती हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि वीडियो को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखा जाए और ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ ना की जाए। लेकिन कुछ पढ़ाकू लोग भी वीडियो देखेंगे जिनको और डिटेल्स चाहिए होंगी, तो उनके लिए सारे रिसर्च पेपर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके स्टडीज आपके सामने रखता हूं। ये फर्स्ट स्टडी है माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज ऑन फ्लाई विंग्स मुस्का डोमेस्टिका वेयर डिसीज एंड ट्रीट। मुस्का डोमेस्टिका जो हाउस फ्लाई होती है उसको कहते हैं। इसमें रिसर्चर्स ने मक्खी ली, उनके लेफ्ट एंड राइट विंग को केयरफुली अलग किया, फिर उनको टेस्ट ट्यूब में डाला। लेफ्ट विंग को अलग टेस्ट ट्यूब में और राइट विंग को अलग टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा लिक्विड था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकें, यानी जो मक्खी के पंख में बैक्टीरिया थे उनको ऐसे लिक्विड में रखा गया था जिससे उनकी ग्रोथ और ज़्यादा पॉसिबल हो, और वार्म इन्वायरमेंट भी उनको बैक्टीरिया को दिया गया ग्रोथ के लिए, ताकि ग्रोथ पॉसिबल हो सके। अब ट्यूब्स में विंग्स डालकर इनको कुछ टाइम के लिए रख दिया गया एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। भाई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मक्खी के पंखों को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए खाना रखा हुआ था। अब अगर मक्खी के दोनों पंखों में सिर्फ बीमारी है तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट? लेकिन रिसर्चर्स ने जब टेस्ट ट्यूब्स को देखा तो उसमें उनको शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। उन्होंने पाया कि जिन टेस्ट ट्यूब्स में मक्खी का लेफ्ट विंग था उन टेस्ट ट्यूब्स में उनको बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ मिली, यानी लेफ्ट विंग वाली टेस्ट ट्यूब में फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ हुई थी। और इस बात को रिसर्चर्स ने माइक्रोस्कोप से भी बाद में कंफर्म किया कि देयर वाज बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस टेस्ट ट्यूब में राइट विंग थे उस टेस्ट ट्यूब में कोई भी बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ देखने को नहीं मिली रिसर्चर्स को, यानी मक्खी के राइट विंग में कुछ था जो बैक्टीरिया को और फंगल ग्रोथ को रोक रहा था। और उसके बाद रिसर्चर्स यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और हर टेस्ट ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड लिया और उनको पेट्री डिशेस में निकाला, जिन पेट्री डिशेस में बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ के लिए और खाना रखा हुआ था। न्यूट्रिएंट एगर मीडिया जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडिया जो कि फंगल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ताकि अगर टेस्ट ट्यूब में कोई बैक्टीरिया हो तो वो खाना पीना खाकर और इंक्रीज हो सके और उसकी ग्रोथ पॉसिबल हो। तो इन डिशेस को भी सूटेबल इन्वायरमेंट देकर रख दिया गया, और जब थोड़े समय बाद इनको चेक किया गया तो जिस प्लेट में मक्खी के लेफ्ट विंग के एक्सट्रैक्ट्स थे उस डिश में रिसर्चर्स ने बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ दोनों देखी, यानी लेफ्ट विंग वाली प्लेट में बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ ऑब्जर्व करी गई। लेकिन जिस प्लेट में मक्खी के राइट विंग के एक्सट्रैक्ट्स थे उसमें कोई भी बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ देखने को नहीं मिली रिसर्चर्स को, यानी मक्खी की राइट विंग में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो होने से रोक रहा था। यानी राइट विंग में कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस थे जिससे राइट विंग की वजह से बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ नहीं हो पाई। इन डिशेस में आप देख सकते हैं, उन्होंने फोटोज भी शेयर करे हैं। तो ये स्टडी थी, मजा आया? सब समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं आपको समझ में आए कि रिसर्चर्स ने रिजल्ट्स कैसे ऑब्टेन किए। मैं सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं फेंक रहा हूं आपके सामने, मैं इस स्टडी का कंक्लूजन भी पढ़ सकता था आपके सामने, जिससे आपको कुछ भी समझ ना आता, आपको पता ही ना चलता कि ये स्टडी कैसे करी गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए हर चीज़, इसी वजह से समझा रहा हूं। तो ये फर्स्ट स्टडी थी, और इस स्टडी को कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने बोला कि भाई इस स्टडी में सिर्फ 4 मक्खियां ली गई थी। You get that far. As soon as you get to n equals 4, like whatever you're about to tell me, it doesn't matter. Go repeat it. Get
it's flies. So like, this is easy. Get 20, get 100, right? Like, it's easy to work with flies. They're fast. तो इतना छोटा सैंपल साइज क्यों, जो कि बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म है। भाई आप हाथियों पर रिसर्च नहीं कर रहे थे, आप मक्खियों पर रिसर्च कर रहे थे, तो आपने 100-200 सैंपल्स क्यों नहीं लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ अकेली स्टडी नहीं है, इसके सपोर्ट में और भी स्टडीज हैं जो कि और ज्यादा रिलायबल हैं। अब मैं वो भी दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये स्टडी, द राइट विंग ऑफ फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका एज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड बाय माइक्रोब। सो इस स्टडी को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। तो रिसर्चर्स ने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली, जिसमें से एक में स्टेरलाइज वाटर था यानी क्लीन वाटर था, दूसरी ट्यूब में भी वाटर था, लेकिन रिसर्चर्स ने उसमें एक हार्मफुल बैक्टीरिया ऐड किया था जिसको ई कोलाई कहते हैं, यानी एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इस ट्यूब में डाला गया था। एंड बाकी की 3 ट्यूब्स में भी वाटर था और उसमें भी रिसर्चर्स ने ये बैक्टीरिया ई कोलाई ऐड किया था। अब रिसर्चर्स ने ये किया कि कुछ मक्खियां मारी और उनके राइट विंग्स को इन 3 ट्यूब्स में डाला। एक ट्यूब में 1 राइट विंग, दूसरी में 2 राइट विंग्स और तीसरी में 3 राइट विंग्स। अलग अलग विंग्स की तादाद इस वजह से रिसर्चर्स ने ऐड करी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ज़्यादा विंग्स का मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है क्या, मतलब ज़्यादा विंग्स इज इक्वल ज़्यादा दवाई। फिर उसके बाद वही इन सब सैंपल्स को पेट्री डिशेस में निकाल लिया गया, जहाँ पर अगेन बैक्टीरिया के फलने फूलने के लिए खाना, एक स्पेशल खाना रखा हुआ था ताकि बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो तो वो और ग्रो हो सकें। बैक्टीरिया को प्लेट्स में डालकर ग्रो इस वजह से किया जाता है ताकि जब उनकी तादाद इंक्रीज हो जाए तो उनको स्टडी करने में आसानी हो जाती है। तो इस वजह से उनको पेट्री डिशेस में रखा गया था ताकि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो ग्रो हो जाएं और हम उनको देख पाएं। तो डिशेस में निकालने के बाद उनको एक सूटेबल टेम्परेचर में रख दिया गया। उसके बाद जब रिसर्चर्स ने चेक किया तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। साइंटिस्ट ने पाया जिस ट्यूब में खाली पानी था उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें खाली पानी ही था तो ग्रोथ कैसे हो सकती थी। और जिस पानी में रिसर्चर्स ने ई कोलाई ऐड किया था, जिसमें कोई विंग ऐड नहीं किया था, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुई थी, बैक्टीरिया बढ़ गए थे। इसमें जिसमें कोई मक्खी का पंख नहीं डाला था तो इसमें बढ़ गए थे। अब रही इन तीनों की बात, जिसमें मक्खी का पंख डाला गया था, तो सरप्राइजिंगली जिस वाटर में 3 राइट विंग्स डाले गए थे उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और तो और जिसमें 2 पंख थे उसमें भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, और जिसमें 1 पंख था उसमें भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ड्रिंक में ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो मक्खी का राइट विंग उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, एक और स्टडी है जिसमें ये भी बताया गया था कि कौन कौन से बैक्टीरिया मक्खी के पंखों में रहते हैं। तो उनमें से एक एस्चेरिचिया कोलाई भी था, यानी ये बैक्टीरिया मक्खी के ऊपर पाया जाता है और मक्खी के ही ऊपर इसकी ग्रोथ को रोकने का सब्सटेंस भी पाया जाता है, जैसा कि स्टडी में प्रूव किया गया है। तो सुभान अल्लाह, ये हदीस तो सही साबित हो गई कि एक में शिफा है तो दूसरे में उसका क्योर भी है। ये बैक्टीरिया मक्खी पर प्रेजेंट होता है जो हमको बीमार बना सकता है, लेकिन इनकी ग्रोथ को रोकने वाला भी कोई सब्सटेंस मक्खी के पंख में ही मौजूद होता है, जैसे कि ये स्टडी में प्रूव किया गया है। तो ये हदीस तो सही साबित हो चुकी है, लेकिन मैं अभी यही नहीं रुकूंगा। आज तो इस आर्ग्यूमेंट का जनाजा ही उठेगा इस वीडियो से। अब सवाल ये बचा कि ये जो मक्खी का पंख बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक पा रहा है, ये हो कैसे रहा है? मक्खी के पंखों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है? तो ये स्टडी देखिए, ट्रैकिंग द सोर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, राइट विंग ऑफ द फ्लाई और गट सिस्टम, अ मिनी रिव्यू। ये स्टडी मेरी पर्सनल फेवरेट है। चलिए जल्दी से इसको ईजी करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने ये पता किया कि एक मक्खी के पंखों में आखिर बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति रहती है। तो रिसर्चर्स ने लेफ्ट एंड राइट विंग्स को स्टडी किया और काफी बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई किया जो मक्खी के विंग्स पर रहते थे, पाए जाते थे। लेकिन इसमें खास बात और शॉकिंग बात रिसर्चर्स को यह पता चली कि जो बैक्टीरियाज मक्खी के एक विंग पर थे, वो बैक्टीरियाज दूसरे विंग पर या सेम ही विंग पर रह रहे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते थे, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर सकते थे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये बैक्टीरिया मक्खी के राइट विंग पर पाया गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस spp। अब ये बैक्टीरिया दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है और
और ये एक नोन बात है कि स्ट्रेप्टोमाइसीज बहुत बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज एसपीपी बेस्ट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसर हैं। इन बैक्टीरिया से ऐसी दवाई बनाई जाती है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकती है। जैसे एक न्यू टाइप की एंटीबायोटिक जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, जिसको साइंटिस्ट ने पिकोलिनामाइसिन नाम दिया है, और ये न्यू एंटीबायोटिक एक बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। और ये पावरफुल बैक्टीरिया मक्खी के पंखों पर भी पाया जाता है। यानी आप देखें, हार्मफुल बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी पंख पर मिला है, और इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने की दवाई जिस बैक्टीरिया से बनाई गई है वो भी मक्खी के पंख पर ही रहता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एसपीपी। हदीस का मजाक उड़ाने वालों, देख लो, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर भी विंग पर ही है और बैक्टीरिया भी विंग पर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एसपीपी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे बाकी के बैक्टीरिया का जीना दुश्वार हो जाता है। और एक और बैक्टीरिया मक्खी के लेफ्ट विंग पर पाया जाता है जिसको बैसिलस माइकोइड्स कहते हैं, और ये बैक्टीरिया भी दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। और ये बैक्टीरिया एक्सोपॉलीसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है जिन्होंने एंटी ट्यूमर इफेक्ट शो किए हैं। हियर इज द स्टडी, बैसिलस माइकोइड्स के EPS यानी एक्सोपॉलीसैकेराइड्स ने नॉर्मल सेल्स पर तो कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं किए, लेकिन ह्यूमन कैंसर सेल्स को इफेक्टिवली इनहिबिट किया। तो ये बैक्टीरिया इफेक्टिव एंटी ट्यूमर EPS यानी एक्सोपॉलीसैकेराइड्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एसपीपी एंड बैसिलस माइकोइड्स, ये दो बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी अलग अलग विंग्स पर पाए जाते हैं मक्खी के, और ये दोनों बैक्टीरिया टुगेदर कई दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, जैसे बैसिलस सीरस, एसिनेटोबैक्टर एसपीपी, प्रोटियस वल्गरिस, एरोमोनस एसपीपी, माइक्रोकोकस लूटियस, एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सूडोमोनास एरोजिनोस, लैक्टोबैसिलस एसपी, माइक्रोकोकस रोजियस, एल्कैलीजीन्स एसपीपी, नेशेरिया एसपीपी। तो ये दोनों बैक्टीरियाज के पास स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो इन सब बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक सकते हैं, किल कर सकते हैं। ये रिसर्चेस वही बात कह रही हैं जो हदीस में मौजूद है कि एक विंग में बीमारी है तो दूसरे में उसकी शिफा भी है। मजे की बात यह है कि सिर्फ यही दो बैक्टीरियाज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। एक और पेपर मैं आपको दिखाता हूं, आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ऑफ द एक्सटर्नल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका। अच्छा, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी उसको कहते हैं जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से फाइट करता है जिससे दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाए, इसको एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इस स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ लिक्विड्स लिए, उन लिक्विड्स में मक्खियों को डुबोया और उनके शरीर से कुछ बैक्टीरियाज निकाले, ये चेक करने के लिए कि क्या ये बैक्टीरियाज आपस में दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या नहीं। और इस रिसर्च में पाया गया कि मक्खी के शरीर पर कई तरह के बैक्टीरियाज एंड फंजाई रहते हैं, और उनमें से कुछ बैक्टीरियाज दूसरे बैक्टीरियाज एंड फंजाई सबकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। जैसे रिसर्चर्स को मक्खी के शरीर पर से एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम था बैसिलस सबटिलिस। तो ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंटीमाइक्रोबियल मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा था जो कि जितने भी अदर बैक्टीरिया एंड फंजाई मिले थे मक्खी के शरीर पर से इन रिसर्चर्स को, उन सब की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। तो एक अकेला ये बैक्टीरिया बाकी सब पर भारी था। और इस बैसिलस सबटिलिस के अलावा जो और दूसरे बैक्टीरियाज एंड फंजी मक्खी के शरीर पर से मिले थे रिसर्चर्स को, वो भी एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते थे, वो भी आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन ये अकेला बैक्टीरिया बाकी सबकी ग्रोथ को रोक सकने वाला एंटीमाइक्रोबियल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से इस बैक्टीरिया पर और स्टडी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। तो अब तक आपको यह बात तो पता चल चुकी होगी कि मक्खी के शरीर पर बहुत बैक्टीरिया फंजाई पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन वहीं पर लेटेस्ट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मक्खी के शरीर पर ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि मक्खी के शरीर पर ही रहने वाले अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं या किल कर सकते हैं। तो अल्लाहु अकबर, जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी वही बात रीसेंट स्टडीज हमको बता रही हैं। अब क्या बोलोगे इस्लामोफोब्स? एक और चीज, मक्खी के ऊपर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं, एक दूसरे से फाइट करने वाले बैक्टीरियाज रहते हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्खी के अंदर भी, फ्लाई के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी
कई एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मक्खी को कई हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करते हैं। फ्लाई को जब लार्वा स्टेज में एंड अडल्ट स्टेज में हार्मफुल बैक्टीरियाज अटैक करते हैं तो उसके शरीर कई एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एंटी बैक्टीरियल पेप्टाइड MT7095, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड सेस्रोफिन MDC। आप इस टेबल में देखें, ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो मक्खी प्रोड्यूस करती है, और ये साइड में वो बैक्टीरियाज हैं जिनको ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स टारगेट करते हैं। यानी ये कंपाउंड्स इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, इन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स फ्लाई के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स फ्लाई के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, यानी मक्खी के ऊपर तो ऐसे बैक्टीरियाज होते ही हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मक्खी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो कि इन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स मक्खी के शरीर से निकलेंगे कैसे? वेल, द आंसर इज जब मक्खी के शरीर पर प्रेशर आएगा तब ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स निकल जाएंगे उसके शरीर से, क्योंकि हदीस में ये भी तो जिक्र है कि मक्खी को लिक्विड में पूरा डुबाकर बाहर निकालना है। तो मक्खी को जब हम डुबाएंगे तो उसके प्रेशर से ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स बाहर आ जाएंगे मक्खी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, और उस ड्रिंक में मिक्स हो जाएंगे जिस ड्रिंक में मक्खी को डुबाया गया होगा। तो इससे होगा ये कि जो मक्खी के शरीर से हार्मफुल माइक्रोब्स उस लिक्विड में गए होंगे तो ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स उनको किल कर देंगे। जब हम मक्खी पे प्रेशर डालेंगे तो ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रिलीज हो जाएंगे, तो जो अदर हार्मफुल माइक्रोब्स उस ड्रिंक में होंगे तो ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स उनको किल कर देंगे। तो याद रखना, अगर मक्खी आपकी ड्रिंक में गिर जाए और आप अपनी ड्रिंक फेंक नहीं सकते हो तो मक्खी को पूरा डुबाना है उस ड्रिंक में, मक्खी को पूरा डुबाना जरूरी है, तभी ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स निकलेंगे उसके शरीर से। तो मक्खी के ऊपर भी बैक्टीरियाज हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और वहीं उसी के साथ साथ मक्खी के अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। देख लो आप लोग खुद। अभी नहीं रुकूंगा मैं, अभी तो और सबूत दूंगा इस हदीस के सपोर्ट में। अभी अच्छा, सही अल बुखारी 5782 में ये जिक्र भी है कि जब मक्खी आपके लिक्विड में गिर जाए तो उसको मक्खी को पूरा डुबाओ ताकि जो एंटीडोट है मक्खी पर वो भी उस ड्रिंक में मिक्स हो जाए। अब अक्ल ये कहती है कि मक्खी को अच्छी तरह डुबाने से तो उस ड्रिंक के अंदर और ज़्यादा बैक्टीरिया जाएंगे। तो क्या ये डुबाने वाला पोर्शन सही है? क्या इसका कोई सबूत है? तो जी हाँ, एक स्टडी मौजूद है, द इफेक्ट ऑफ नेचुरल फॉलिंग एंड डिपिंग ऑफ हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका ऑन माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड मिल्क। ये स्टडी इसी सवाल को आंसर करती है कि क्या होता है जब मक्खी नेचुरली लिक्विड में गिरती है और क्या होता है जब मक्खी को अच्छी तरह उस लिक्विड में डिप किया जाता है। तो बेसिकली ये स्टडी हमको बताएगी कि अगर कोई मक्खी आपकी ड्रिंक में आके नेचुरली गिर जाए या आप मक्खी को अच्छी तरह ड्रिंक में डिप करें, तो दोनों में से बेटर कौन सा है? कौन से तरीके से लिक्विड में कम बैक्टीरियाज ऐड होंगे, कौन से तरीके से लिक्विड में कम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी? तो चलिए शॉर्ट में आपको स्टडी एक्सप्लेन करता हूं, आपको बताता हूं स्टडी में क्या हुआ, क्या रिजल्ट्स आए। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने पानी और दूध लिया और मक्खी को पहले नेचुरली गिराया इन दोनों लिक्विड्स में, एंड उसके बाद मक्खी को अच्छी तरह डिप भी किया गया। तो डिप भी कर लिया और नेचुरली गिरा के भी देख लिया। अब देखना यह है कि दोनों तरीकों में से कौन से तरीके ने लिक्विड को सबसे कम कंटेमिनेट किया था। तो रिजल्ट्स हमको बताते हैं कि नेचुरल फॉलिंग ने लिक्विड को ज़्यादा कंटेमिनेट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वहीं जब मक्खी को अच्छी तरह लिक्विड में डुबाया गया तो उसने नेचुरल फॉलिंग से कम कंटेमिनेट किया वाटर को। यानी मक्खी को अच्छी तरह डुबाना बेटर है, बजाय इसके कि आप उसको गिरने के बाद वैसे ही निकाल कर फेंक दो। नहीं, बल्कि अच्छी तरह डुबाओ उसको लिक्विड में ताकि एंटीटोड भी रिलीज हो जाए मक्खी के शरीर से। तो डुबाना बेटर है, और यही सेम रिजल्ट रिसर्चर्स को दूध के साथ भी मिले, यानी डुबाना बेटर है। तो दूध पर टेस्ट करके देख लिया और वाटर्स पर भी टेस्ट करके देख लिया, मक्खी को अच्छी तरह डुबाना बेटर है। तो इस स्टडी का कंक्लूजन भी ये कहता है कि कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं मक्खी के शरीर पर जिनकी वजह से जब मक्खी को लिक्विड में डुबाया गया तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कम हुई। भाई, जब मक्खी को अच्छी
तरह लिक्विड्स में डुबाया गया तो उससे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो है वो कम हुई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मक्खी के शरीर पर कुछ एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे थे या किल कर रहे थे। तो देख लो, स्टडीज सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी स्टडीज मेरे नबी की 1400 साल पहले कही गई बात को सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से कहता हूं, नबी ने बोला करने का तो करने का, आए बाएं शाइन नहीं चलेगा। एक और बड़ी ही प्यारी और पीयर रिव्यूड स्टडी मैं आपको दिखाता हूं, जो कि अब तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं और जो स्टडीज़ मैंने आपको अभी तक दिखाई हैं उनमें कही गई बातों को कंफर्म करती है। अ रिव्यू ऑफ द एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ मुस्का डोमेस्टिका एज अ नेचुरल अप्रोच विद प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स टू काउंटर मेजर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये स्टडी है। ये स्टडी हमको एक टेबल देती है जिसमें यह बताया गया है कि मक्खी के शरीर से रिसर्चेज में कौन से एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स पाए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। तो ये सब बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने वाले एजेंट्स पाए जाते हैं, और ये वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। और ये सारे वो बैक्टीरियाज हैं जिनकी ग्रोथ को या फिर जिनको ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स किल कर सकते हैं। मतलब ये देखो, आपके मक्खी के शरीर पर ही इतने एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि इतने सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। और ये बैक्टीरियाज जिनको ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स टारगेट करते हैं, ये बैक्टीरियाज मक्खी के शरीर पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मक्खी के शरीर पर नहीं पाए जाते, ये मक्खी के शरीर पर भी पाए जाते हैं, और मक्खी के शरीर पर ही और शरीर के अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इन बैक्टीरियाज को टारगेट करते हैं, इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये पेपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कंफर्म कर रहा है कि मक्खी पर अगर बीमारी है तो दवा भी है। देख लो, सबूत आपके सामने है। अब अगर मैं चाहूं तो वीडियो यहीं पर एंड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने मोर देन इनफ एविडेंसेस दे दिए हैं इस हदीस के सही होने के। लेकिन अभी नहीं, आज तो जनाजा ही उठेगा उन लोगों का जो इस हदीस को अनसाइंटिफिक कहते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, मक्खियां बहुत गंदी जगह रहती हैं, गंदी जगह ही खाती हैं पीती हैं। मतलब आप जितना गंदा इमेजिन कर सकते हो उतने गंदे एनवायरनमेंट में मक्खियां रह सकती हैं, मक्खियां आपको वहां पर मिल जाएगी। तो सवाल ये आएगा कि इतने गंदे इन्वायरमेंट में मक्खियां सर्वाइव कैसे करती हैं। भाई, इस तरह के गंदे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो रहते हैं जो कि मक्खियों के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। अगर मक्खियां खुद को उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से प्रोटेक्ट ना करें तो वो उनके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। तो क्योंकि मक्खियां आराम से और मजे से गंदे एनवायरनमेंट में रह लेती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम होना ही है जिससे वो उन हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट कर सकें जो उन पर अटैक कर सकते हैं। तो यानी मक्खियों को जब हार्मफुल बैक्टीरियाज अटैक करते होंगे तो उनके पास या उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो मक्खियों को उन हार्मफुल बैक्टीरिया से, उन हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करता होगा। कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने की कोई चीज मक्खियों के पास जरूर होगी जिससे वो बची रहती हैं। तो यही सवाल कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर्स को पूछा गया था कि न्यू एंटीबायोटिक्स अब कहाँ मिल सकती हैं। तो रिसर्चर्स ने जवाब दिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे गंदे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। तो रिसर्चर्स ने फिर इन गंदी जगहों पर रहने वाली 3-4 तरह की मक्खियों पर फोकस किया, जिसमें से एक ये नॉर्मल मक्खी भी थी जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो इन रिसर्चर्स ने पाया कि मक्खियाँ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे गंदे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती हैं। और उनका मानना ये था कि मक्खियां ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करके करती हैं। जोएनी क्लार्क, अनदर रिसर्चर, इन्होंने बताया कि जिन जिन मक्खियों को उन्होंने एनालाइज किया वो सब मक्खियां एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं। जोएनी क्लार्क ने क्या किया, उन्होंने मक्खियां ली, उनको इथेनॉल में डुबो दिया और फिर डूबी हुई मक्खियों को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने इथेनॉल को रिमूव कर लिया। तो जब इथेनॉल को रिमूव कर लिया तो अब सिर्फ वो सब्सटेंस बचा था जो मक्खियों ने अपने शरीर से प्रोड्यूस किया था जब वो इथेनॉल के अंदर डूबी हुई थी। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने इस सब्सटेंस को जो मक्खियों ने प्रोड्यूस किया था जब वो इथेनॉल में डूबी हुई थी, कई हार्मफुल बैक्टीरियाज पर टेस्ट किया, और इस मक्खी से निकाले गए सब्सटेंस ने एंटीबायोटिक की तरह वर्क किया और सारे बैक्टीरियाज को मार दिया। यानी जो सब्सटेंस मक्खियों ने प्रोड्यूस किया था उसने एंटीबायोटिक की तरह सारे बैक्टीरियाज को मार दिया। अल्लाहु अकबर। तो ऐसी स्टडीज सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है बल्कि नॉन मुस्लिम्स की भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सपोर्ट करती हैं। तो हिम्मत है तो इन रिसर्चर्स का मजाक बनाओ ना, है हिम्मत। और एंटीबायोटिक कंपाउंड सिर्फ मक्खियों पर से नहीं मिले बल्कि दूसरे इंसेक्ट्स भी इफेक्टिव एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ये स्टडी देखिए।
That's why we had the idea to take an invasive species like the Asian lady beetle and compare its immune system with the immune system of native species that are not invasive. That strategy has led to a few discoveries. The researchers first extracted the insect's circulatory fluid, a substance called hemolymph. A brief, vigorous shaking, which the bug easily survives, and a drop of the fluid is applied to a bacterial culture. It's put in this incubator for 24 hours. The results are convincing. The bacteria didn't stand a chance. The active substance at work is called harmonin. We tested this harmonin and could show that it works, for instance, against the bacteria that causes tuberculosis, and also against malaria. So you could use it to develop new medicines against TB or malaria. ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको पता चले कि साइंटिस्ट इंसेक्ट से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल भी देखिए। इस आर्टिकल में नेचर की ये बहुत बड़ी स्टडी डिस्कस हुई है। नेचर दुनिया के प्रेस्टीजियस साइंस जर्नल में से एक है, तो इसकी रिलायबिलिटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये स्टडी नेचर में पब्लिश हुई है और इस आर्टिकल में डिस्कस हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि जो बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स के ऊपर रहते हैं वो न्यू एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। रीसेंट स्टडीज ने ये पाया है कि जो बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स के ऊपर रहते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं दूसरे वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने में। दरअसल मैटर ये है कि जो एंटीबायोटिक्स आज हम यूज करते हैं वो एंटीबायोटिक्स एक टाइम के बाद वर्क करना बंद कर देंगी। तो अब सवाल ये आएगा कि न्यू एंटीबायोटिक्स कहां से आएंगी? तो रिसर्चर साइंटिस्ट का मानना है कि न्यू एंटीबायोटिक्स इंसेक्ट्स के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं वहां से आएंगी। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उस स्टडी में 2500 से ज्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशी को कलेक्ट किया गया, जिसमें मक्खियां भी थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये वीडियो भी मक्खियों के ऊपर है तो इसमें मक्खियां भी थी। तो रिसर्चर्स ने पाया कि जो बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स पर रहते हैं वो बैक्टीरिया ज्यादा पावरफुल हैं, यानी वो ज्यादा इफेक्टिवली हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने वाले कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा ये मक्खी है, अब इस मक्खी पर रहने वाले बैक्टीरिया जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने में, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना यह भी है कि इंसेक्ट्स के ऊपर रहने वाले बैक्टीरियाज बेटर हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करने में। और एक और झटका इस्लामोफोब्स को यह भी है कि साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये डिस्कवरी सरप्राइजिंग नहीं थी, बल्कि वो एक्सपेक्ट ही ये कर रहे थे कि इंसेक्ट्स न्यू एंटीबायोटिक्स का सोर्स हो सकते हैं। यानी अभी तो शुरुआत है, अभी तो न जाने कितनी दवाइयां, कितने क्योर्स इंसेक्ट्स के ऊपर से डिस्कवर किए जाएंगे, जिसमें ऑब्वियसली मक्खियां भी शामिल हैं। तो बीमारियां तो हमको पता थी कि मक्खी के ऊपर बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन अब दवाइयां डिस्कवर हो रही हैं। रिसर्चेस का रुख इस तरफ घूम चुका है। अब बस तैयार रहना, हर कुछ टाइम बाद तुम इस्लामोफोब्स को झटका लगता रहेगा। वैसे इस वीडियो ने भी आपको 440 वोल्ट का झटका जरूर दिया होगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो कितने झटके आपको लगेंगे जैसे जैसे रिसर्चेस आगे बढ़ेंगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा, जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी, आज की साइंटिफिक डिस्कवरीज मेरे नबी की कही बात को प्रूव कर रही हैं। तो नबी ने बोला करने का तो करने का, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं।